हमारे बीच में गंगाधर महर विश्वविद्यालय संबलपुर से डॉक्टर एस.के. निज़ाम जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप मंच पर अपना स्थान लें। और इसके साथ ही भारतीय भाषा एवं साहित्य अध्ययन विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अमिताभ चक्रवर्ती हमारे बीच में हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपना स्थान ग्रहण करें। वैश्विक हिंदी परिवार दिल्ली के अध्यक्ष ऋषि कुमार शर्मा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप प्रोफेसर अमिताभ चक्रवर्ती जी का स्वागत करेंगे अंग वस्त्र देकर। नहीं एक्चुअली वो डार्क कलर था, आपका यही आना था। ये खूबसूरत लग रहा है। डॉक्टर मंजू सरकार जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा विनय जी आपसे आप आएँ और अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। मैम आपकी स्वागत है आपका जी। नर्मदा जी आपसे निवेदन करूंगा। मेरा सौभाग्य है मैम। डॉक्टर एस.के. निज़ाम जी के स्वागत के लिए विनय जी आपसे निवेदन करूंगा। आप कार्यक्रम के संयोजक भी हैं और आप स्वागत करें एस.के. निज़ाम जी का। तीनों वक्ताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस महत्वपूर्ण विषय पूर्व की शास्त्रीय भाषाएं बांग्ला उड़िया प्रगति की नई उड़ान में सबसे पहले मैं अपनी बात रखने के लिए निवेदन करूंगा जी। इससे पहले कि विशाल जी अपना कार्यक्रम करें, हम इनका भी स्वागत करेंगे, है ना। कल आपका स्वागत रह गया था लेकिन आज डबल। परिचर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं डॉक्टर एस.के. निज़ाम जो सहायक प्राध्यापक हैं गंगाधर महर विश्वविद्यालय संबलपुर में आपसे निवेदन करूंगा आप मंच पर आएं और अपनी बात रखें। डॉक्टर एस.के. निज़ाम। सुप्रभात and thank you so much. আমি I will use that okay Bangla, Hindi and English not in I think Hindi and English would be better. तो मैं आज जो वर्नाकुलर लैंग्वेज की जो सिचुएशन है जो इंडिया में उसी को लेके कुछ मेरा अनुभव जो है वो बोलूँगा। कुछ ऐसा कुछ शोध नहीं है। जैसे हम लोगों के ऐसे जो ग्लोबल जब दौर है इंग्लिश का, जैसे हम लोगों को लगता है कि नॉलेज जो है हम लोगों को इंग्लिश से मिलेंगे। अगर इंग्लिश में अगर कुछ करेंगे तभी हम लोग इस जीवन में प्रतिष्ठित हो पाएंगे। तो मेरा जो भव है मेरा जो एजुकेशन है वो भी बंगाली मीडियम से था। उसके बाद मैं उड़ीसा में गया तो उड़िया लैंग्वेज में मैं उड़ीसा में जो हालत देखा वहाँ पर भी जो सिचुएशन और बंगाल की जो सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी उड़िया गवर्नमेंट क्या करता है वहाँ पे जाकर देखेंगे साल में 2 बार उड़िया लैंग्वेज के ऊपर टेस्ट लेता है। और मैं सोचा मैं बांग्ला से उड़िया आया हूँ तो मैं उड़िया सीख लूँगा, लेकिन मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मेरी बात होता है इंग्लिश या हिंदी में। तो गवर्नमेंट वहाँ पे साल में 2 बार, एक जनवरी में और एक दिसंबर में 2 बार जो उन लोगों के बच्चों के लिए उड़िया एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और तो हम लोगों की जो हम लोग अभी उड़िया एवं बंगाली और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। और एक हम लोग लिख सकते हैं पूर्व भारत के आसामीज़। तो तीनों लैंग्वेज अगर आपको बंगाली आती है आपको उड़िया भी समझ में आ जाएगा और आसामीज़ समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं। बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो ये जो हम लोगों की जो मानसिकता है, जो डिकोलोनाइजेशन अगर हम लोगों की बात करेंगे, जो विकसित भारत की जो भी बात हो रहा है, तो हम लोग जो लोकल लैंग्वेज है इसको किस तरह से हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि हम लोग अभी देख सकते हैं तो हम लोग कोई बोलेगा कि नहीं जो किताब है जो नॉलेज है वो मैक्सिमम अवेलेबल किस में है, इंग्लिश में। तो ये क्या सच है? तो इंग्लिश में इसलिए अवेलेबल है कि मैक्सिमम जो फ्रेंच हो, जर्मन हो, जितने भी राइटर वो ट्रांसलेट होकर इंग्लिश में गया है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो हम लोगों को भी जो जितने भी लोकल लैंग्वेज है तो हम लोगों को जब तक हम लोग उस मुकाम पे नहीं आ रहे तो वो नॉलेज को हम लोग भी उस वर्नाकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा।
तो ये काम कौन करेंगे? हम लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों को लगेगा कि ये मुमकिन है, लेकिन अगर हम लोग इसका प्रयास करेंगे तभी हम लोग ये मुमकिन कर पाएंगे। जैसे अगर जितने भी हम लोग, मैं जहाँ से आता हूँ शांति निकेतन, तो शांति निकेतन में जो टैगोर का जितने भी राइटिंग है वो बंगाली में मिलेंगे, इंग्लिश में नहीं मिलेंगे। उसके बाद टैगोर का भी जो उन्होंने जो भी किसके ऊपर किया था, माटी लैंग्वेज में जो मदर टंग है उसके ऊपर ही किए थे। नॉट ओनली टैगोर, अगर दुनिया में कोई भी कंट्री में चले जाएंगे दे विल गिव प्रेफरेंस टू मदर टंग फॉर प्राइमरी एजुकेशन। तो आप लोगों को लगेगा क्या मैं जो दुनिया से मैं क्या बोलूँ तो हम लोग अलग हो जाए? नहीं, हम लोग विल गिव इम्पोर्टेंस टू आवर मदर टंग एज वेल एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जो और भी जितने भी लैंग्वेज है उस पे ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन दैट विल बी फॉर कम्युनिकेशन एंड टू अंडरस्टैंड बेटर दैट ओके अदर कंट्रीज़। लेकिन हम लोग ये कभी नहीं कर सकते कि हम लोग जो मदर टंग है उसको नेग्लेक्ट करके दूसरे लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। तो अगर एक बात मैं करूँगा तो और एक बात अगर अभी आ सकता है कि मदर टंग से साइंस को हम लोग कर सकते कि नहीं कर सकते। ये भी अगर हम लोग मैक्सिमम जो डिबेट आता है कि जो मदर टंग है में जो वो साइंस आप लोग नहीं पढ़ सकते। लेकिन एक बात में रेफरेंस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, टैगोर आई थिंक डिस्कस दिस विथ जगदीश चंद्र बोसो। ही वॉज ऑल्सो साइंटिस्ट एंड ही ऑल्सो ट्राई दैट ओके, वो एक अटेम्प्ट लिया था कि जो साइंस की किताब है बंगाली में ट्रांसलेट करने की। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, कोई भी चीज़ हो, हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसके लिए हम लोगों की वो मानसिकता होनी चाहिए और साइमल्टेनियसली हम लोगों को इसको उस मुकाम पे काम करना चाहिए। क्योंकि अभी जितने भी है देखिए, फ्रेंच हो, जर्मन हो, रशिया हो या चाइनीज़ हो, दे ऑल्सो टॉक अबाउट देयर ओन मदर टंग। लेकिन वो क्या दूसरे जो जगत के साथ क्या वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते? तो हम लोगों को भी मेरा ही कहना है कि हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो हम लोग जो मदर टंग की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हम सभी को काम करना पड़ेगा और इसके हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सर। टाइम है? ठीक है, हम लोगों ने बोला था 10-15 मिनट में। नहीं, वो भी हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एसके निज़ाम जी इस महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच में डॉक्टर मंजू सरकार जी हैं, आपको बहुत आदर के साथ आज के इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर मंजू। सम्मानित मंच और सामने बैठे विद्वतजन, सबको मेरा प्रणाम और सुप्रभात। मैंने 2007 में पीएचडी एनरोल किया, 2010 में ख़त्म, फिर 2014 से 2019 मेरा पोस्ट डॉक था। दोनों की विषय शैली था। बहुत सारे किताब पढ़े, बहुत लंबा जर्नी था। उसमें जो भी मेरे सामने समस्याएं आए वो सुलझते गए, काम करते गए, लेकिन बोलने का कोई जगह नहीं मिला था। आज ये अंतर्जातिक भाषा सम्मेलन जो कार्यक्रम है, इसकी जो रूपरेखा बनाया जो विद्वतजन और जो समिति है, सबको सबसे पहले मेरे बात शुरू करने से पहले उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे ये जगह, ये मंच प्रदान की जिसमें मैं अपने बात कह सकूं। मेरा विषय थोड़ा गंभीर भी है, जटिल भी है और बड़ा भी है। तो जितना बड़ा होता है उतना ही समस्या भी आते जाते हैं और उसका समाधान भी हमें ही करना होता है। जब मैं पहली बार दिल्ली आई और मुझे लगा कि मेरा विषय था लिंग्विस्टिक्स, भाषा तत्व था मेरा स्पेशल पेपर, तो मैंने सोचा इसी बात पे आगे बढ़ा जाए। आए, जब सर से मिले, मेरा गवेषणा शुरू होने वाली थी और सर ने बोला आप ही को करना है। पता नहीं कहाँ से आत्मविश्वास आया कि हाँ मैं कर लूँ, लेकिन जब शुरू हुआ, किताब पढ़ना शुरू किया, तब देखा बहुत सारे उबर खुबर भी हैं और बाधाएं भी हैं जिसको पार करना था।
सबसे पहले बांग्ला, आज जो मैं बोलूँगी ये बांग्ला भाषा में जो पुस्तक रचित हुआ, जो मैंने पढ़ी, उसी के विषय में बोलेंगे। लेकिन मेरा सौभाग्य था या खुशनसीबी जो भी कहे कि मैं दिल्ली में गवेषणा की, इसलिए सारे किताब मुझे बांग्ला में ही पढ़ना है ऐसा नहीं। हमारे लाइब्रेरी में बहुत सारे इंग्लिश किताब भी है। और मैं अभी अभी सुन रही थी, डॉक्टर निजाम सर ने बोला है कि हम लोग आज नहीं, कुछ साल पहले से शुरू हुआ कि हम इंग्लिश बोले तो हम बहुत ही ज्ञानी, बहुत विद्वान हैं, और हिंदी बोले तो शायद नहीं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। तो उसी नाते हमारे जो लिंग्विस्टिक्स या शैली की किताब है वो लाइब्रेरी में इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी। मैंने तीनों पढ़ा, लेकिन ज़्यादातर मैंने इंग्लिश को ही लिया बांग्ला के साथ में। अब बांग्ला किताब जब मैं पढ़ रही थी तो हमारे जो प्राच्य रीति या संस्कृत से हम जो आ रहे हमारे भाषा, तो उसमें भी पढ़ी। डॉक्टर करुणा सिंधु दास की काव्य जिज्ञासा रूपरेखा ये पढ़ी मैंने। पहला किताब मेरा वही था जिसमें रीति, बांग्ला में रीति बोल रहे और यूरोपीय साहित्य में उसे स्टाइल बोल रहे। तो रीति है क्या, मुझे तो पहले बांग्ला ही पढ़ना था, इंग्लिश इतना यूज टू नहीं थी, बंगाली मीडियम से थी। तो पढ़े, उसमें रीति मैंने पढ़ते पढ़ते देखा कि षष्ठ या सप्तम शताब्दी से लेके दशम तक बहुत सारे हमारे विद्वान, संस्कृत के पंडित, उन्होंने रीति के बारे में बताया। उसमें 4 टाइप की रीति है, गौरी, पांचली, लाटी और वैदर्भी। अब वैदर्भी में 10 गुण है। ये जो 10 गुण है, इसके विस्तारित आलोचना में मैं नहीं जाऊंगी, फिर समय ज़्यादा लगेगा, तो उसको छोड़ते हैं। लेकिन ये जो 10 गुण है, अब आज की समय में बैठे हुए जो स्टाइल हम बोल रहे, वो 10 गुण जैसे उसी की गुण और दोष दोनों को दिखाते हैं। तो ये संस्कृत की रीति और ये स्टाइल दोनों में 1000 सालों की डिफरेंस है, फिर भी हम आज स्टाइल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी जो यूज़ है, शायद हमें लगता है कि ये ही अच्छा है। अब हम ये देखेंगे कि ठीक है, अब मान लिया कि स्टाइल को बांग्ला में रीति बोला जा रहा है, लेकिन जब और भी आगे बढ़े, शैली को लेके बांग्ला में लिखी हुई पुस्तक हम पढ़ने गए तो देखा जो इंग्लिश में लिखी हुई है उसी का जैसे ट्रांसलेशन है। अभी अभी निजाम सर भी बोल रहे थे, जो भी बांग्ला में हो या दूसरे भाषा में हो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ना या बोलना या पब्लिश करना, वही हमारे लिए प्रायोरिटी में आते थे। तो मैंने भी जो भी स्टाइल के किताब पढ़ी, उसमें सारे ही लगते हैं कि जो पश्चात थियोरी है या वो वेस्टर्न जो स्टाइलिस्टिक्स कॉन्सेप्ट है, उसी की ट्रांसलेशन है। तो हमारे जो भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति या भारतीय भाषा की जो रीति की कॉन्सेप्ट है या उसके बारे में जो चर्चा है, वो कहा गए। तो हमारे अपने तो कुछ होना चाहिए ना, हम सिर्फ दूसरे को कॉपी करें, ये कहाँ तक जायज़ है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे किताब भी मैंने पढ़ी, और एक प्रॉब्लम मुझे और जो ज़्यादा लगा, 2-3 तो है ही। एक तो रीति को लेके, एक स्टाइल को लेके, ये स्टाइल की कॉन्सेप्ट, इसकी डिस्क्रिप्शन जब दे रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन भी इंग्लिश लूकस नाम की जो पंडित है उन्हीं की ट्रांसलेशन है। यहाँ पे खुद से कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं दे पा रहे। फिर देखते हैं इसके जो स्टाइल के जो चर्चा करेंगे, उसके 10 स्टेप है। कोई बोल रहे 6, कोई बोल रहे 10। तो एज ए स्टूडेंट मैं कंफ्यूज थी कि मैं मानूं तो किसको मानूं और किसको फॉलो करके अपने काम करूं। ऐसे होते गए और मैंने अपना काम तो जैसे तैसे पूरा कर लिया, लेकिन और मेरे किताब भी आ गए, डिग्री भी मिल गए। लेकिन आप लोगों के लिए जो आप बैठे हो सामने, चाहे आप भाषा से ना भी हो, चाहे आप भाषा से ना भी हो, आप अपने कपड़े भी तो पहनते हो, उसका भी तो स्टाइल है ना। आप कोई भी सामान लेते हो, उसका भी तो स्टाइल है। आप बातें करते हो, चाहे किताब का नाई भी हो, आप बातें भी करते हो, उसका भी एक स्टाइल है।
आपको अगर यही ना पता हो कि कितने सारे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को मिला के स्टाइल बनते हैं, तो आपकी बोलने की, चलने की, देखने की नज़रिया कोई भी पूरा नहीं हो सकता। तो जब आप स्टाइल को पूरी तरह जानोगे तभी आप उभर पाओगे, और तभी आपको देख के भी लोग बोलेंगे यस, दिस इज़ द एटीट्यूड, दिस इज़ द स्टाइल, दिस इज़ द परफेक्ट लुक, राइट। तो भाषा जैसे है, तो भाषा में मुझे प्रॉब्लम आया, ऐसे हर जगह पे ऐसे होते हैं। तो हमें, मुझे लगता है आज मैं चाहूँगी इस मंच के माध्यम से सिर्फ बांग्ला के नहीं, सिर्फ गुजराती नहीं, सिर्फ उड़िया नहीं, कोई भी भारतीय भाषा, एक भाषा की विद्वत जन मिलके इसका समाधान नहीं कर सकते। भारत की सारे भाषाओं के विद्वान अगर एक प्लेटफॉर्म में मिल जाए और इस प्रॉब्लम की, इस समस्या की समाधान करे और मिलके एक कॉमन थ्योरी बना ले, तो मुझे लगता है मेरे जैसे जो भी गवेषक है आने वाले दिन में आएंगे, उनके लिए रास्ता आसान होगा, सरल होगा, और एक कॉमन या साधारण सी रूट बनेगी, जिससे और भी सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे गवेषक अपने कार्य को कर पाएंगे और आसानी से उसको सबके सामने रख पाएंगे, ताकि हम भी बोल पाए यस, दिस इज़ आवर इंडियन कल्चर। इसी बात पे मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, और सारे विद्वज्जनों को मेरे बात ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मंच को नमस्कार। तो मंजू सरकार, प्रगति की इस उड़ान को इतने सुंदर शब्द देने के लिए, और उम्मीद है कि ये जो भाषा का विवाद है देश में वो थमेगा और सारी भाषाएं एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ेंगी। मैं धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अमिताभ चक्रवर्ती जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन दें। प्रोफेसर चक्रवर्ती। धन्यवाद विशाल। सभी को नमस्कार। ऐसे तो मैं टूटी फूटी हिंदी में लेक्चर दे देता था, 2-3 कॉलेजों में भी दिया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं दिल्ली में हूँ, आज 20 साल हो गया है, और अगर मैं पढ़ाई में हूँ तो मुझे दिल्ली की भाषा भी आनी चाहिए। तो हिंदी विभाग मुझे जब भी बुलाती है या बुलाता है, ये बंगाली कभी ठीक नहीं कर पाता है, हाँ मैं हिंदी में ही बोलने की कोशिश करता हूँ। पर आज मैं अंग्रेज़ी में बोलना प्रेफर करूँगा, इसलिए नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए कि मंजू मेरी छात्रा, उसने जो हिंदी में बोली, 2-3 जगह तो होगा ही, बंगाली है फाइनली, बट बहुत अच्छा लगा मुझे। कभी कभी तो वाणी को विराम देता हूँ, मंजू आज तक मैंने भी नहीं बोला ये। देखिए, ये एक जर्नी होती है। मंजू जब आई थी वो वर्धमान नदिया से आई थी, बंगला स्कूल की, बंगला में एमए करके बंगाल से, और वो जो बोलना चाह रही थी कि जब स्टाइलिस्टिक्स लेके वो काम कर रही थी, तब अंग्रेज़ी किताबें पढ़ने के बाद बंगला किताबें देख रही थी। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इससे तो अच्छा अंग्रेजी में पढ़ लूँ। आप लोगों का भी एक्सपीरियंस सेम होगा ना। आज हम जिस विषय पे मैं साहित्य पढ़ाता हूँ, पर आज जैसे हमने परिकल्पना की थी, 2 स्पीकर नहीं आ पाए अनिवार्य कारणवश, हम लोगों की परिकल्पना थी कि हम आज साहित्य लेके बात नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय भाषाओं में साहित्य की कमी नहीं है और सबसे अच्छे साहित्य की भी कमी नहीं है। हम बात करेंगे कि हमारे जो नॉलेज टेक्स्ट कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की किताब, सोशियोलॉजी की किताब, जैसे आप बोल रहे थे साइंस की किताब, वो हमारे भाषा में कैसे है, स्थिति क्या है, क्या इश्यूज आ रही है, और हम कैसे निकल पाएंगे। देखिए, 2 तरह की चीज़ होती है। पहले वक्ता ने सच बताया कि आज तक आपको ऐसा कोई, जिनका आप पढ़ते हैं क्लासरूम में,
मैं लिटरेरी थ्योरी का बंदा हूँ तो मेरे पास नाम आएगा फुको, देरिदा वगैरह वगैरह वगैरह। किसी ने अपनी किताब किसी दूसरे की भाषा में नहीं लिखा है, उन्होंने अपनी भाषा में सोचा है, उसी में लिखा है। हम एक बात ना लिटरेरी थ्योरी में, पूरे सोशल साइंस में बार बार आता है, सोशल साइंस बोलिए, एंथ्रोपोलॉजी बोलिए, लिटरेरी थ्योरी, कि हमारी थ्योरी क्यों नहीं है। अगर आप अपनी भाषा में सोचेंगे नहीं, जिस भाषा में आप घर में रोते हो, जिस भाषा में आप प्यार जताते हो, झगड़ा करते हो, उसी भाषा में अगर आप अपना एकेडमिक्स नहीं करोगे तो नई बातें कैसे आएगी? नहीं आ सकती। हाँ, आप रट अच्छा पाओगे। वो बंगाल के एक कवि थे, उन्होंने उस जनरेशन को बोला था कि फ्लावर पॉट में जो पौधे होते हैं, दिल्ली की बात अलग है, क्योंकि मैंने दिल्ली में 2 सब्जेक्ट पढ़ाया है, 2006 से पढ़ा रहा हूँ। बांग्ला का एमए पढ़ाता हूँ और कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर पढ़ाता हूँ। अब कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर में मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सारे लगभग अंग्रेजी ऑनर्स करके आते हैं, कन्वेंट में पढ़े हुए हैं, दिल्ली की कोई अपनी भाषा नहीं है हिंदी को छोड़ के। हाँ, वो लोग रोते भी अंग्रेजी में हैं, और उसमें गलती क्या है? अगर मैं दिल्ली में बड़ा होता, मैं भी शायद हिंदी, अगर डिपेंड करता मेरे माता पिता मुझे हिंदी मीडियम में भेजते या अंग्रेजी मीडियम में, तो आज मैं रोता उसी मीडियम में, क्योंकि बस घर में ही तो बोल पाता हूँ बांग्ला। पर बाकी जगह जो है, क्योंकि आपके भारतीय भाषाओं के स्कॉलर्स कहाँ से हैं? वो कॉन्वेंट से नहीं आ रहे हैं, वो कर ही नहीं सकते कॉन्वेंट से आके भारतीय भाषा में अगली रिसर्च। वो आ रहे अपने अपनी भाषा की स्कूल से। उनके लिए अगर हमें सोचना है कि थ्योरी अगर वो ले आएंगे, उनको क्या पढ़ना है? अपनी भाषा में पढ़ना होगा ना। 20 साल अगर बीत जाए अंग्रेजी समझने में, या 10 साल लग जाए हिंदी समझने में, फिर भी तो मैं इंडो एरियन ग्रुप के भाषा से हूँ, इसलिए हिंदी थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। सोचिए, मैं तमिलनाडु से आया और मुझे हिंदी, क्योंकि भाषा परिवार अलग है ना, यहाँ तो बहुत सारे शब्द मिल जाता है, उससे दिक्कत भी होती है। टाइम हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो मैं जब दिल्ली में आके हिंदी सीख रहा था, तो मैं ड्यूटा करता था, तो तब प्रोफेसर बागी को आप टीचर्स लोग जानते हैं, तो मैं हिंदी में झगड़ा करते करते उनको बोला, आप तो बहुत ऊपर उठ रहे हैं। तो वो बाहर आके मुझे बोले, तू मुझे ऊपर ही उठा देगा क्या? वो बेसिकली बांग्ला का बिल्कुल हिंदी कर दिया था मैंने। ये होता रहता है। अब बात है, देखिए, इसके बाद भी मैंने कॉलेज में या 2-3 कॉलेज में हिंदी में नारीवाद लेके, हिंदी में गीतांजलि लेके, और हिंदी कविता, 2-3 कविताएं जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो लेके मैंने बोला है। इसका मतलब ये नहीं मैं हिंदी में सोच सकता हूँ। 2006 के बाद, क्योंकि कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन वेस्टर्न लिटरेरी थ्योरी है, मैं शायद सोचता किस भाषा में हो पता नहीं, हिंदी नहीं। मैं पहले बांग्ला में लिखता था कविता। दिल्ली में, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ छात्रों के साथ मेरा तब उम्र भी कम था, छात्र भी इतना डरते नहीं थे, दूर नहीं रहते थे, तो चाय कॉफ़ी चलता था। अचानक मैंने देखा मेरे दिमाग में कविता की पंक्तियाँ अंग्रेजी में आ रही है। मतलब मैं सोच रहा था अंग्रेजी में, क्योंकि उन लोगों से डिबेट भी अंग्रेजी में ही कर रहा था। तो ये कहना है कि भाषा एक ऐसी चीज़ होती है जो हम जीते हैं। अब इशू आ रहा है वर्नाकुलर लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं, हम वो भाषा जीते हैं। एकेडमिक थ्योरीज वगैरह विषय की सांप्रतिकतम जो है रिसर्च, वो हमें थ्रू अंग्रेजी मिलती है।
उसको हम जब करने जाते, लिखने जाते अपने भाषा में, हमारी दिक्कतें होती है। किस शब्द का क्या मायने होगा। अब देखिए, इसका दो तरीका है। मैंने पहले बोला था कि जिन जिन स्कॉलर्स को आप पढ़ते हो, इसमें से कोई भी दूसरे के भाषा में उन्होंने नहीं लिखा। अब दूसरे की भाषा की परिभाषा भी मैंने थोड़ा अलग किया। जो लोग दिल्ली में बड़े हो रहे हैं, उनकी भाषा वो बंगाली हो या असमीज़ हो या उड़िया हो, वो किस मीडियम के स्कूल में जा रहे हैं, इससे उनकी दोस्ती झगड़ा उसकी भाषा बनती है, वही उनकी भाषा है। वो कविता लिखेंगे तो उसी भाषा में लिख पाएंगे, घर में जो बांग्ला बोलते हैं उसमें नहीं लिख पाएंगे वो। तो ये एक प्रोसेस है जो मेट्रोपोलिस में हो सकता है। दूसरा एक प्रोसेस है, देखिए वेस्ट यूरोप की जो हम बोलते हैं थ्योरीज वगैरह, अमेरिका की बोलते हैं, उसको छोड़ के दो देश बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज मॉडल, चीन और जापान। मैंने टोक्यो यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ाया था मैंने, तब मैं बांग्ला में रेफरेंस स्टाइलिश मैनुअल बनाने की काम कर रहा था। तो मैंने अपनी जापानीज़ बॉस से बोला कि आपके यहाँ जापानीज़ में कोई मॉडल है, जैसे कि एमएलए होता है वगैरह वगैरह। उन्होंने बोला नहीं, हम लोग एपीए और एमएलए यूज़ करते हैं। तो मैंने बोला आप लोग तो अंग्रेजी पढ़ते भी नहीं हो, बोलते भी नहीं हो, क्या करते हो। वो मुझे लाइब्रेरी ले गए, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ के। एमएलए के हर एक एडिशन की जापानीज़ ट्रांसलेशन दिखाया उन्होंने मुझे, एपीए की हर एक एडिशन की ट्रांसलेशन दिखाया उन्होंने मुझे। हम तो ये भी नहीं करते हैं ना। किस भाषा में है, भारतीय भाषा में एमएलए का ट्रांसलेशन सोच लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। मैं लिटरेचर से हूँ, एमएलए, आप सोशल साइंस से होंगे तो एपीए, साइंस का मुझे पता नहीं है, किसी भाषा ने नहीं किया है। बाकी भाषाएं छोड़िए, हिंदी में नहीं है ट्रांसलेशन। तो इसमें एक है कि ऐसी हवा में नहीं होता है ना कुछ। ये जो हम यहाँ बैठे हैं, ये एजेंसी बना, ये घर मिला, अभी शायद कुछ गर्म रहे इसका व्यवस्था है, तभी हम इतना पढ़ाई करने की बात कर पा रहे हैं। तो ये एक रास्ता है। जैसे कि चाइनीज़, मैं चाइना में बहुत कम टाइम के लिए था, मुझे एक इंटरप्रेटर दे दिया गया था, क्योंकि कोई भी अंग्रेजी में नहीं बोल रहा था। हाँ, और जापानीज़ लोग थोड़ा पोलाइट होते हैं, तो बहुत दुख प्रकाश करते हैं कि नहीं बोल पा रहा हूँ। अब चाइना में ये नहीं है, मैंने नहीं बोल पा रहा हूँ, मैंने आपको इंटरप्रेटर दे दिया है। तब मैंने पूछा, बात किया, क्योंकि इंटरप्रेटर को अंग्रेजी आती थी। सेम क्वेश्चन, आपको पता है भारत में बंगाली हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एमए तो बंगला का है ना, तो टैगोर का नाम आ जाता है। भारत में किसी भी भारतीय भाषा में, अंग्रेजी में भी टैगोर की रचनाएं अनुवादित नहीं है, अंबेडकर की भी नहीं है, हिंदी में है। टैगोर की हिंदी में भी नहीं है। आपको पता है, मैं इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टडीज़ मैंने एस्टेब्लिश किया था, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट एक जापानीज़ थे, सेकंड प्रेसिडेंट चाइनीज़ प्रोफेसर। चाइनीज़ में टैगोर की सारी रचनाएं, गांधी की सारी रचनाएं, अंबेडकर की सारी रचनाएं, पूरे सारे रचनाएं ट्रांसलेटेड है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हम लोगों को प्रॉब्लम आती है, इसका कारण ये है, जैसे मंजू बोल रही थी, स्टाइलिस्टिक्स। क्या है ना, हमारे पास किताब कौन सा आता है, नॉलेज टेक्स्ट। मैंने 5 किताबें पढ़ी अंग्रेजी ट्रांसलेशन में, मैं आपको बोलना चाहता हूँ उसमें क्या है, तो मैं अपने भाषा में लिख रहा हूँ, आप वो पढ़ रहे हैं, पर आप वो 5 किताब की ट्रांसलेशन आपके हाथ के सामने नहीं है। अगर आपके पास होती तो मुझे ये किताब लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, मैं इंटरप्रेट करता, मैं थिंकर बनता। भारतीय भाषा के शिक्षक अब थिंकर नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि पहले तो समझाओ कि है कहाँ हो क्या वहाँ पे,
और समझाते समझाते उम्र हो जाती है इतना कि उसके बाद लगता है यार और छोड़ दो मुझे। आप सोचिए, अगर मैं जब एमए पढ़ रहा था, मैं जैसे बोल रहा था कि मेरा लिटरेरी थ्योरी स्पेशलाइजेशन है, मैंने कंटेम्प्रेरी पॉपुलर कल्चर पे मेरा एरिया था एमफिल का, रिसेप्शन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म था पीएचडी का, मैंने जो थ्योरी अडॉप्ट किया था, यूज़ किया था तब एमफिल में, पीएचडी में स्वराज, एमफिल में पियर बोर्दियू का कल्चरल कैपिटल का कंसेप्ट। वो मेरे चैप्टर तो 2 निकल गए, उसको वो क्या है उसको एक्सप्लेन करते करते बांग्ला में। आज सोचिए तब मुझे अगर पियर बोर्दियू के सारे का, यानी पियर बोर्दियू बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट है, कल्चरल सोशियोलॉजी के शायद फाउंडर फिगर है। अगर पियर बोर्दियू के, अरे आइए नमस्कार, अगर हमें पियर बोर्दियू के मुझे एमए पढ़ते वक्त उनके सारे कामों बांग्ला में मिल जाती ट्रांसलेशन में, तो आपको क्या लगता है तब मैं ज़्यादा अच्छा सोचता, या फिर वो जो मैं समरी करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें मेरा 1 साल बीत रहा है, उससे मैं ज़्यादा अच्छा थिंकर बनूंगा? तो नॉलेज टेक्स्ट की जो इश्यूज आ रही है ये इसलिए आ रहा है कि हमारे पास अनुवाद है नहीं। हमारी जो सबसे अच्छे स्कॉलर्स है वर्नाकुलर्स के, उनकी ज़्यादातर टाइम बीत जाती है ब्रिज के उस पार से इस पार कुछ ले आने में। तो ब्रिज के इस पार वो कब बनाएंगे अपना कुछ? ये सम्मेलन, ऐसे सम्मेलन हमें जब एक साथ बैठने देता है, उड़िया में क्या हो रहा है, बांग्ला में क्या हो रहा है, असमीज़ में क्या हो रहा है, तब हम शायद सोच पाएंगे। हाँ, ये बात है कि इतनी सालों बाद सोच रहे हैं, पर कोई भी, खैर देर आए दुरुस्त आए। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अमिताभ चक्रवर्ती जी। सभी भाषाओं का ये सुंदर सम्मेलन, भाषाओं के विवाद को जो हम कर रहे थे कि रोकेगा। अनिल जोशी जी हमारे बीच में है, मैं चाहूँगा कि आप भी 2 शब्द कहें और धन्यवाद ज्ञापन के रूप में इस सत्र के। जी बहुत अच्छा, ये इस पूरे सभागार में जो कॉम्प्लेक्स है, परिसर है, उसमें ये जो दर्शनम एक है वो सबसे मेरे दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर ही हमने अलग अलग भाषाओं के सत्र किए। कल तमिल का सेशन था और तमिल के सेशन में हमने देखा कि तमिलनाडु से पूरी टीम आई हुई थी, भारत के भी स्कॉलर्स, दिल्ली के भी स्कॉलर्स उसमें जुड़े हुए थे, और उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट का हुआ। आज हम देख रहे हैं कि बांग्ला और उड़िया जो है उसका ये सेशन हुआ, जो कि अमिताभ जी ने जिसको कोऑर्डिनेट किया, जिसमें निजाम साहब हैं, डॉक्टर मंजू सरकार हैं। और अच्छी बात ये हुई कि विशाल जी जो हैं वो जहाँ पर भी ऐसा कुछ अच्छा रचनात्मक युवाओं से जुड़ी कोई चीज़ होती है तो वो उससे जुड़ जाते हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इस कार्यक्रम के सफल संचालन और सफल संयोजन में उनकी भूमिका रही। तो आप सब लोगों को, जैसे हमने शुरू में कहा था और अमिताभ जी ने भी अपने में जितना मैं सुन पाया भाषण में कहा कि ये शुरुआत है। ये हम लोग जो काम करते हैं, मैंने उद्घाटन में माननीय उपराष्ट्रपति जी के सामने कहा था कि ये एक इवेंट नहीं है, एक मिशन है, और हम लोग इसमें कई डिकेड से काम कर रहे हैं। ये सब एक कड़ी है, आज का प्रोग्राम एक कड़ी है। उससे 1 महीने पहले, बल्कि 1 हफ्ता पहले सूरत के अंदर ऐसा प्रोग्राम हुआ था, 1 महीना पहले भोपाल में उससे पहले प्रोग्राम हुआ था, 3 महीने पहले देहरादून के अंदर कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैं और विशाल हम सब लोग भी थे। तो ये कड़ी है, तो इसलिए ये जो संबंध है इसको हमको और मजबूत बनाना है और इसको एक ठोस आकार देना है। ऐसा नहीं कि भाई इसका सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस करनी है, बल्कि हमको ये करना है कि जैसे आज आप सब लोगों से मैं अनुरोध भी करूंगा कि आज जो दोपहर के बाद का सेशन है जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष आने वाले हैं उसमें रहें, और उसके बाद हम विद्यार्थियों को
सम्मानित जो भी इसमें पार्टिसिपेंट्स रहे हैं इस पूरे सम्मेलन में, उनको हम सम्मानित भी करने के लिए एक सम्मान समारोह कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि प्रमाण पत्र के रूप में या अन्य प्रकार से जो है हम उनको सम्मानित कर सकें। विद्यार्थियों का भी जो भागीदारी है, सम्मानित शब्द अगर ज़्यादा लग रहा है तो अभिनंदन कर सकें, परंतु उसमें हम ये कहना चाहते हैं, मैं जो बात संक्षेप में मतलब इन जिस्ट्स कहना चाहता हूँ कि ये एक शुरुआत है। हमें एक जैसे अमिताभ जी जैसे लोग हैं, एक सेल, एक एकक बनाना चाहिए कि भारतीय भाषाओं को जोड़ने के लिए क्या हो रहा है, बांग्ला के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, उड़िया के विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और एक ठोस कार्य योजना। आप लोगों की जानकारी के लिए कल एक सेशन था भारतीय भाषाओं के विकास का ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट क्या हो, उसके अंदर सिर्फ दृष्टि नहीं थी, सिर्फ आदर्शों की बात नहीं थी, सिद्धांतों की बात नहीं थी, बल्कि ये था कि इसके लिए ठोस कार्य योजना क्या हो। दिल्ली में कार्यालय खुले, इसका एक थिंक टैंक हो, इसके कुछ प्रकाशन हो, सब भाषाओं में संबंध कैसे। अभी मातृभाषा दिवस आने वाला है 21 फरवरी को, क्या कैन वी कंटिन्यू दिस। हम फिर ऐसे आज मिले हैं तो हमसे सब लोग जो इस बार थोड़ी और बड़ी संख्या में बांग्ला और उड़िया के लोग मिलें और सोचें कि अब इस विषय के अंदर हमने पिछली बार ये किया था, क्या इसका कोई न्यूज़लेटर शुरू किया जा सकता है, क्या कुछ और इस संबंध में हम कोई एक्टिविटी ले सकते हैं अपने हाथ में। तो कहने का आशय ये है कि ये सम्मेलन जो आप लोग जुड़े हैं, हम चाहेंगे आप सब लोगों के रजिस्ट्रेशन के और फॉर्म्स वगैरह हम सब लोगों को मिलें तो हम साथ में जुड़ें। मैं एक विशेष परिचय कराता हूँ। पीछे नर्मदा जी हैं। नर्मदा जी जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं आज के भी प्रोग्राम में, जो हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के लिए वैश्विक हिंदी परिवार की तरफ से कोऑर्डिनेट करती हैं। तो हम सब लोग संपर्क में रहे। अभी इन्होंने कार्यक्रम किया था और उसमें 5000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने, युवा विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। मैं एक और विशेष परिचय आपसे कराना चाहता हूँ। रुमनी घोष जी, आप देखिए कितना अच्छा संयोग है, आप दैनिक जागरण जो अखबार है उसकी नेशनल एडिटर हैं। नेशनल एडिशन में आप उसको देख रही हैं। तो आज संयोग ये था कि अभी इन्होंने मुझसे पूछा कि स्वरांगी जी भी हमारे साथ हैं जो महाराष्ट्र का हमारा काम देखते हैं, है ना, बहुत अच्छी लेखिका हैं। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने किस तरह के सेशंस किए थे, और संयोग ये था अमिताभ जी कि मैंने कहा कि अभी बांग्ला का तो सेशन चल रहा है, आप चलिए। तो यद्यपि इन्होंने संकोच किया, हमने तो आग्रह किया था कि अगर वो बोलना भी चाहें तो हम सब सुनना चाहेंगे, परंतु मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वो यहाँ पर आई और हम सब जो इन सेशंस की रिपोर्ट्स देंगे तो उनको ध्यान में भी आएगा। आप कुछ नहीं, मैं यही से कहना चाहूँगी कि जो आप अभी कह रहे थे कि जो ट्रांसलेशन होना चाहिए दूसरे लैंग्वेजेस में जो काम हो रहे हैं जिस तरह का, वो वाकई सभी लैंग्वेजेस के लिए ये है कि उनके यहाँ पे जो काम हो रहा है वो वाकई बाहर आना चाहिए, या एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसमें आने से एक समझ में आता है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। यदि होता है तो वाकई बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। बहुत अच्छा। भारतीय भाषाओं में पारस्परिक आदान प्रदान की जो बात है, जो इस सम्मेलन में हुई, इस कॉन्फ्रेंस में हुई है, उसी बात को हम और आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आपके सुझाव के लिए। और आपने तो मतलब इसका मतलब है कि आपने 2 मिनट में जो कहा हम सब लोगों के दिल की बात कह दी है। तो आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अभी बाकी भी जो सेशंस चल रहे हैं उसमें जुड़ें। यहीं पर एक अगला जो सेशन है वो है जी आ भी गए हैं तो आइए, ले आइए, ले आइए। ले आए, ले देखिए इतनी अच्छी चीज़ जो है वो तैयार हो गई है। तो मैं संचालन विशाल जी एक एक का नाम ले लेंगे, हम उनको वो दे देते हैं। जी अनिल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अमिताभ चक्रवर्ती जी का स्वागत सम्मान करें। जी अमिताभ जी। अनिल जी के साथ अच्छा एक फोटो हो जाए। रुमनी जी, क्या आप
खड़े होने के कष्ट अगर हमारे साथ करें तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? सुनाएंगे कि आप भी आ जाएं? ये सब 2010 से इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बेंगोल स्टडीज कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ ना सर आप क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चक्रवर्ती। नर्मदा जी आप भी मंच पर आ जाएं डॉक्टर मंजू सरकार जी के स्वागत के लिए। विनय गुप्ता जी इस सत्र के संयोजक हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा किरोड़ीमल महाविद्यालय हिंदी विभाग से, आप भी मंच पर आ जाएं और मंजू सरकार जी का स्वागत के लिए। बहुत बहुत आभार एक बार फिर से डॉक्टर मंजू सरकार अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। डॉक्टर डॉक्टर निज़ाम के स्वागत के लिए अनिल जी मैं आपसे निवेदन करूंगा आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें जी। अब आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो तकलीफ करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निज़ाम आपके वक्तव्य के लिए, बहुत बहुत आभार। भाई विशाल जी जो है ऐसे कैसे कुछ भी एकदम इमरजेंसी में पकड़ लेते हैं, विशाल जी करो। तो हम लोग अगले सेशन हो गया तो हम लोग एक अभी चाय वगैरह पी लें और नेक्स्ट सेशन 11:30 शार्प होगा, जिसमें डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जो नेक्ट और उसके समिति के चेयरमैन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, AICT के चेयरमैन से पहले वो आने वाले हैं, और उसी तरह के जो देश के स्कॉलर्स हैं जो इस हायर एजुकेशन में इंडियन लैंग्वेजेस के लिए काम कर रहे हैं, वो सब आएंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि 11:25 पर दोबारा हिस्सा होगा।